हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं शेयर कैपिटल हम किस तरीके से जनरेट करते हैं, डिबेंचर्स कैसे आते हैं, इनको हम इशू कैसे करते हैं, डिबेंचर्स कितने टाइप के होते हैं, शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनको पास ऑन करने के लिए कौन कौन से रिजोल्यूशन पास करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो इस वीडियो में हम वही सब देखेंगे। तो यूनिट 3 है हमारी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं। कंपनी रेज कैपिटल थ्रू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कंपनी क्या करती है, शेयर से और डिबेंचर्स से अपनी कैपिटल जनरेट करती है। शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप। हमारे जो शेयर्स होते हैं वो ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। वाइल डिबेंचर्स रिप्रेजेंट बोरोड फंड, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो एज ए लायबिलिटी रिप्रेजेंट करे जाते हैं। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ शेयर्स क्या क्या होते हैं, यानी कि हमारे शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे शेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। अभी पढ़ा था इक्विटी शेयर और होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, यानी कि ये हमारे रियल ओनर होते हैं कंपनी के, क्योंकि कैपिटल कौन लगा रहा है हमारे बिजनेस में, शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स क्या दे रहे हैं, हमें पैसे दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी रन करती है, कंपनी के पास कैपिटल आती है। दे हैव वोटिंग राइट्स इन कंपनी डिसीजंस। शेयर होल्डर्स के पास खुद के वोटिंग राइट्स होते हैं, यानी कि कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, शेयर होल्डर्स की और उनके वोटिंग राइट्स की। दे रिसीव डिविडेंड बट ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, लेकिन कब, जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दे देते हैं, उसके बाद जितना अमाउंट हमारे प्रॉफिट का बचा होता है उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है शेयर होल्डर्स को। इनका हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न आती है। ये जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं उतनी ही ज़्यादा रिटर्न इनको मिलती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक विद वोटिंग राइट्स और एक विदाउट वोटिंग राइट्स, यानी कि वो इक्विटी शेयर्स जिनके पास वोटिंग पावर होती है कंपनी के डिसीजंस लेने में, और एक वो जिनके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होती। विद वोटिंग राइट्स वालों में क्या दे रखा है, शेयर होल्डर्स कैन वोट इन कंपनी मैटर, यानी कि कंपनी के मैटर्स में वो लोग वोट कर सकते हैं येस और नो में कि हम इस डिसीजन को पास ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और विदाउट वोटिंग राइट्स वाले कौन से होते हैं, लिमिटेड और नो वोटिंग राइट्स बट में रिसीव हाई डिविडेंड, यानी कि वो लोग कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कोई उनका पावर नहीं होता, कोई वोटिंग राइट नहीं होती, लेकिन में रिसीव हाई डिविडेंड, वो डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं हाई लेवल पर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन डिविडेंड पेमेंट्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स हमारे वो होते हैं जिनके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। इनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है इनके फिक्स्ड अमाउंट के लिए। तो इसमें यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ क्या दे रखा था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट प्रायोरिटी, इनको प्रायोरिटी मिलती है, यानी कि इक्विटी शेयर्स वालों को अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उनसे पहले जो हमारा कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया होगा, सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स को ही उनका फिक्स प्रॉफिट देते हैं, उसके बाद बचे हुए अमाउंट का हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता एक्सेप्ट इन स्पेशल केसेस। कोई स्पेशल केसेस होता होगा जहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कि हमें वोटिंग राइट्स की ज़रूरत होती है, उसके अलावा डू नॉट हैव वोटिंग राइट, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। लोअर रिस्क बट फिक्स डिविडेंड रिटर्न। प्रेफरेंस शेयर्स की ना एक फिक्स परसेंट होती है कि इतना ही रिटर्न, इतना ही इंटरेस्ट इन्हें जनरेट होगा, इसके अलावा इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बाकी जितना भी प्रॉफिट होता है वो किस में बढ़ जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। अब यहाँ क्या देखा है, लो रिस्क, इनका रिस्क कम होता है क्योंकि इन्हें पता ही है कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे या ना करे, इनको एक फिक्स्ड अमाउंट की इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, बट फिक्स्ड डिविडेंड रिटर्न्स दे रखा है, रिस्क कम है लेकिन फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। पहला होता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव क्या होता है, इफ़ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ एक साल के अंदर तो हम क्या करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे फ्यूचर में। यानी कि क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। इस साल हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया तो हम जो अगला साल आएगा उसमें ऐड ऑन कर देंगे, इस कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फ्यूचर के ईयर्स में, वो होता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स।
नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कौन से होते हैं? नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन अ ईयर, अगर इस साल हमें डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो इट इज़ लॉस्ट, ये लॉस हो जाएगा और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं हमारे? जिनका फ्यूचर में प्रॉफिट, इस साल अगर हमने प्रॉफिट नहीं दिया तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और नॉन क्यूमुलेटिव जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है हमारा? शेयर होल्डर्स गेट एडिशनल प्रॉफिट, उनको एडिशनल प्रॉफिट मिलता है आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, हमने प्रेफरेंस शेयर्स वालों को उनका फिक्स्ड परसेंट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को भी दे दिया, और उसके बाद भी अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, हम उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट एडिशनल प्रॉफिट भी पे कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? वही शेयर होल्डर्स ओनली रिसीव फिक्स्ड डिविडेंड्स, यानी कि उनको सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड्स ही मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। फिर आते हैं हमारे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में एक सर्टेन पीरियड के बाद, कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हो जाएंगे हमारे? कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्टेबल कौन से? जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। और नॉन कन्वर्टेबल कौन से हो जाएंगे? जो कन्वर्ट नहीं होंगे। फिर आते हैं हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल कौन से होते हैं? कैन बी बॉट बैक या रिडीम्ड बाय द कंपनी आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, यानी कि कंपनी क्या करती है ना, जो प्रेफरेंस शेयर्स हमने अलॉट कर रखे होते हैं एक्सटर्नल लोगों को, हम उनसे वापस से बाय बैक कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बाय बैक, यानी कि रिडम्पशन। हम रिडम्पशन कर लेंगे उन प्रेफरेंस शेयर्स का, रिडीम कर लेंगे, कंपनी रिडीम कर लेगी वापस से एक फिक्स्ड पीरियड के बाद। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हो जाएंगे हमारे? सेम, कैन नॉट बी बॉट बैक, जो हम वापस नहीं ले सकते ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम, लेकिन अब ये प्रोहिबिट हो गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। कितने टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं? सबसे पहले डिबेंचर्स पढ़ते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं? ए डिबेंचर इज़ अ लोन इंस्ट्रूमेंट, ये एक लोन होता है जो कंपनी लेती है आउटसाइडर से, इशूड बाय अ कंपनी, कंपनी इशू करती है एक लोन इंस्ट्रूमेंट टू रेज फंड, जिससे फंड्स जनरेट हों हमारी कंपनी में। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं हमारे? क्रेडिटर्स होते हैं, नॉट ओनर ऑफ द कंपनी। अब शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों ही एक काम करते हैं, ये फंड्स लेके आते हैं हमारी कंपनी में। शेयर्स क्या देती है? शेयर मेंबरशिप, ओनरशिप प्रोवाइड करती है शेयर होल्डर्स को, लेकिन डिबेंचर्स के केस में ओनरशिप प्रोवाइड नहीं होती। ये एक टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम अपना फंड रेज करते हैं और कैपिटल जनरेट करते हैं। अब देखते हैं बेसिस ऑन कन्वर्टेबिलिटी, यानी कि अब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, कितने टाइप्स के डिवेंचर्स होते हैं। तो कन्वर्टेबिलिटी की बेसिस पे हमारे दो टाइप के डिवेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं? कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में सर्टेन पीरियड के बाद। अब कन्वर्टेबल भी दो टाइप के होते हैं, जो फुल्ली कन्वर्ट हो जाए या फिर जो पार्टली कन्वर्टेबल हो जाए। फुल्ली मतलब जिसमें कि एंटायर अमाउंट इज कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। यहाँ शेयर्स मतलब क्या दे रखा है हमें? इक्विटी शेयर्स। क्लियर? यानी कि फुल्ली अमाउंट, जितना भी अमाउंट था हमारे डिबेंचर्स का, वो फुल्ली ही कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में। और पार्टली कन्वर्ट क्या होता है? ए पोर्शन इज कन्वर्टेड एंड द रेस्ट इज रीपेड एज डेट, यानी कि जब हम डिबेंचर से पैसे लेते हैं तो हम डिसाइड कर लेते हैं आधा अमाउंट हम आपके शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे और आधा अमाउंट हम आपको रीपे कर देंगे, जैसे हमारे पास डेट होता है उसको हम जैसे रीपे करते हैं उसी तरीके से हम रीपे कर देंगे। अब देखते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। कन्वर्टेबल पढ़ लिया, जो हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके भी दो पार्ट थे, फुल्ली कन्वर्टेड डिबेंचर्स और पार्टली कन्वर्टेड डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल फुल्ली में सारे के सारे अमाउंट जितनी होती है डिबेंचर्स की वो कन्वर्ट हो जाती है, पार्टली में आधी अमाउंट होती है और आधी हम रीपे कर देते हैं। अब आते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये क्या होता है? कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते एंड मस्ट बी रीपेड एट मैच्योरिटी, यानी कि जिस टाइम तक के लिए हमने डिबेंचर्स ले रखे होंगे जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा हम उसको रीपे कर देंगे। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अब बेस्ड ऑन सिक्योरिटी के बेसिस पे कितने टाइप के डिबेंचर्स होते हैं? दो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं और एक होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं हमारे? बैक्ड बाय कंपनी एसेट्स एज अ सिक्योरिटी, यानी कि अगर कंपनी पे नहीं कर पाई अपने डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी अमाउंट, यानी कि रीपे नहीं कर पाई, तो डिबेंचर होल्डर्स क्या करेंगे? कंपनी के असेट्स उठा लेंगे और उन्हें बेच कर जो पैसा आएगा वो अपने डेट्स क्लियर कर लेंगे।
इफ़ द कंपनी फेल्स टू पे, यानी कि फेल्स टू पे, कंपनी पे नहीं कर पा रही, फेल हो गई डिबेंचर होल्डर्स को, तो डिबेंचर होल्डर्स क्या करेंगे, कैन क्लेम द एसेट्स, वो कंपनी के एसेट्स उठा लेंगे, उन्हें बेच देंगे या फिर उन्हें ही रख लेंगे अपने पास। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, नॉट बैक्ड बाय एसेट्स, यानी कि उनके पास कोई एसेट्स वगैरह कोई सिक्योरिटी नहीं होती, और हाई रिस्क बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका रिस्क बहुत हाई होता है, पैसा डूब गया तो डूब गया, और अगर मिलना होगा तो हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, बेस्ड ऑन रिडम्पशन, डिबेंचर्स किस टाइप से होते हैं, बेस्ड ऑन रिडम्पशन, यानी कि रिडीमेबल डिबेंचर्स और इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, रीपेड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, रिडीमेबल डिबेंचर्स एक फिक्स्ड पीरियड के रिडीमेबल डिबेंचर्स रीपेड करे जाते हैं आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, और इरिडीमेबल डिबेंचर्स नॉट रिपेड ड्यूरिंग द कंपनीज लाइफ टाइम, यानी कि कंपनी जितने टाइम तक के लिए चल रही है ना, उनका अमाउंट उतने टाइम तक के लिए कंपनी के पास ही लगा रहेगा। होल्डर्स रिसीव इंटरेस्ट इनडेफिनेटली, डिबेंचर्स होल्डर को सिर्फ क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ही मिलेगा, फुल अमाउंट नहीं रीपे होगी, क्योंकि क्या है, ये इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, ये फुल अमाउंट रीपे नहीं करते, जब तक कंपनी चलेगी ना, कंपनी की लाइफ टाइम रहेगी, वो सिर्फ इंटरेस्ट ही रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट किस बेसिस पे है, बेसिस ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स और फ्लोटिंग रेट डिबेंचर्स। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का ना होता है एक फिक्स्ड परसेंट होता है, उसी तरीके से हमारे डिबेंचर्स का भी एक फिक्स्ड परसेंट होता है कि हम उन्हें कितना इंटरेस्ट देंगे हर साल। तो फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट इज पेड एट फिक्स्ड परसेंट थ्रू द टेन्योर, यानी कि जब तक कंपनी चल रही है, यानी कि जब तक डिबेंचर्स होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं डिबेंचर्स को, जब तक उन्हें एक फिक्स्ड परसेंटेज ही इंटरेस्ट मिलेगा। और फ्लोटिंग रेट डिबेंचर्स में क्या होता है, इंटरेस्ट वेरीज कर जाता है बेस्ड ऑन मार्केट रेट, जो मार्केट का रेट होता होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही डिबेंचर्स को उनका इंटरेस्ट मिलेगा। मार्केट रेट कभी भी सेम नहीं रहता, वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। सेम अगर फ्लोटिंग रेट डिबेंचर्स हैं तो उनको इसी तरीके से मिलेगा, अगर मार्केट ज़्यादा हाई चल रही है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो डिबेंचर्स को रेट हाई मिल जाएगा, लेकिन अगर वो मार्केट डाउन चल रही है तो इंटरेस्ट का रेट भी कम हो जाएगा डिबेंचर्स के लिए। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, अब इशू ऑफ शेयर्स। अभी तक हमने पढ़े टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि शेयर्स किस तरीके से इशू किए जाते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप, शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ओनरशिप, ठीक है, इन अ कंपनी, एंड आर इशूड इन वेरियस वेज, बहुत तरीक़ों से ये इशू किए जाते हैं शेयर्स। तो यहाँ पे दे रखे हैं मोड्स ऑफ शेयर इश्योरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर इशू करने का जो पहला तरीका होता है वो होता है पब्लिक इशू, यानी कि आईपीओ या फिर एफपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, एक कंपनी बनी और उसने पहली बार अगर अपने शेयर्स इशू करे हैं जनरल पब्लिक को, तो हम इसे क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि एक कंपनी एग्जिस्ट है और वो लिस्टेड है कंपनी और वो इशू कर रही है अपने शेयर्स दोबारा से जनरल पब्लिक को, तो उसे बोलते हैं हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। वन अ लिस्टेड कंपनी इशू न्यू शेयर्स आफ्टर एन आईपीओ, यानी कि सबसे पहली बार अगर कंपनी ऑफर कर रही है मतलब पहली बार ऑफर कर रही है अपने शेयर्स, तो क्या हो जाएगा वो पब्लिक इशू, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ। और जब वो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम फोर्थ टाइम कर रही है आईपीओ के बाद जितनी बार भी कर रही है, तो उसे बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। रेगुलेटेड बाय सेबी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी कि किस चीज़ से रेगुलेट होता है, सेबी के द्वारा, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन भी बना रहे कि उनके पैसे नहीं कहीं डूब रहे। नेक्स्ट होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि प्राइवेट प्लेसमेंट कब आता है, जब हम बात करें अपने प्राइवेट कंपनी की। यहाँ पे आईपीओ और एफपीओ कब आता है, जब हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। ये किस केसेस में होता है, पब्लिक कंपनी। आईपीओ जब भी आएगा जब हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट कब होगा, किस केसेस में होता है, जब हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, शेयर्स आर इशूड टू अ
ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स इंस्टेड टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को नहीं जा रहा है, ये किसको जा रहा है, सेलेक्ट ग्रुप को जा रहा है, एक कुछ पर्टिकुलर लोगों को जा रहा है। फास्टर एंड लेस रेगुलेटरी बर्डन देन अ पब्लिक इशू। पब्लिक इशू जब हम कराते हैं ना तो बहुत बर्डन होता है, बहुत सारे रिजोल्यूशन पास करने होते हैं, परमिशंस लेनी होती है, अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं ना तो ये सारा बर्डन नहीं होता, लेस रेगुलेटरी बर्डन देन पब्लिक इशू, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है, कंपनी सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही प्रोवाइड कर रही है शेयर्स। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यानी कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं ना उसके भी कितने टाइप होते हैं। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, शेयर्स इशू टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर लाइक प्रमोटर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि प्रमोटर हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी कि जिनकी हाई इनकम होती है उनको हो गए। तो उनको जो प्रोवाइड करते हैं ना उनको बोलते हैं हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जो हम कुछ सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, शेयर इशू करे जाते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई या बैंक हो गई। तो उनको क्या कहेंगे, यहाँ पे जितनी भी स्पेसिफिक चीज़ें लिख रही हैं ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हो गई जिनकी हाई नेटवर्थ है, जो प्रमोटर्स हैं, तो वो हो गए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। हम प्रेफरेंशियल, हमने प्रेफरेंस दे दी कुछ हाई लोगों को, तो इसलिए वो हो गया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट क्या है, जो क्वालिफाइड है, जैसे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, तो उनको बोल दिया हमने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। राइट इशू मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, हम सबसे पहले उनसे कहेंगे कि हम अपने शेयर्स इशू करने वाले हैं, लेकिन हम आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं अगर आपको परचेज करना है लेस प्राइस पे। यहाँ दे रखा है ना डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि हम कम प्राइस पे, इन प्रोपोर्शनेट टू देयर करंट होल्डिंग। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, इफ़ अ कंपनी अनाउंस एज 1:2 राइट इशू, यानी कि अगर किसी के पास 2 शेयर्स हैं तो उसको 1 शेयर अलॉट हो जाएगा एक्स्ट्रा कम प्राइस पे। इफ़ अ कंपनी अनाउंस ए 1:2 राइट इशू, शेयर होल्डर्स कैन बाय 1 न्यू शेयर। एक न्यू शेयर आया ना उनके इसमें फॉर एवरी 2, यानी कि फॉर एवरी 2 उन्होंने होल्ड कर रखे हैं, और होल्ड करने पे कितना मिला उन्हें, 1। अगर उन्होंने 4 होल्ड कर रखे होते शेयर्स तो उन्हें कितने मिलते, 2, यानी कि 1:2 के रेशियो 1:2 के रेशियो में हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं, उसे बोलते हैं राइट इशू। लेकिन किसके लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, कितने पे, डिस्काउंटेड प्राइस के लिए। राइट इशू हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स, बोनस सबको पता होता है, बोनस क्या होता है, फ्री शेयर्स। फ्री किसको मिल रहे हैं, इशू हो रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट हो गया, कंपनी ने सोचा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कुछ शेयर्स हम फ्री में दे देते हैं। इंक्रीज तो करेगा, हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैश फ्लो जनरेट नहीं हुआ यहाँ पर हमारा। एग्जाम्पल, इफ 1:1 बोनस शेयर्स मीन शेयर होल्डर रिसीव 1 एडिशनल शेयर्स। हर एक शेयर होल्डर को एक एक्स्ट्रा बोनस शेयर मिल रहा है फॉर एवरी दे ओन। अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसे 1 मिल जाएगा, 2 है उसे 2 मिल जाएगा, 3 है उसे 3 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि शेयर होल्डर्स कैश नहीं दे रहे हमें रिटर्न में, लेकिन हाँ उनकी इंक्रीज हो रही है शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स उनके इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब देखते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इशू टू एम्प्लॉयज़, ये हमेशा एम्प्लॉयज़ को और डायरेक्टर्स को ही इशू करे जाते हैं, और डिस्काउंट रेट पे एज रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। यानी कि एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स जो हमारी कंपनी में काम करते हैं उनको, अगर हमारी कंपनी शेयर इशू कर रही है और सबसे पहले इनको दे दे, एम्प्लॉयज़ को और डायरेक्टर्स को, तो हम उन शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखने वाली बात, ये मिलता किसको है, एम्प्लॉयज़ को और डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये क्या होता है, ओनरशिप प्लान, यानी कि ESOP इज़ अ प्रोग्राम दैट गिव एम्प्लॉय ओनरशिप इन द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग देम द कंपनी शेयर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ को ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ओनरशिप किसको, एम्प्लॉयज़ को। किस लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में कोई कंट्रीब्यूट किया, तो इसलिए हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी के शेयर्स। इट इज़ अ वे फॉर बिजनेस टू रिवॉर्ड एम्प्लॉय। ये एक तरीका होता है बिजनेस में जिससे हम रिवॉर्ड देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे वो इंक्रीज़ मोटिवेशन, उनकी मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी और उनको लॉयल्टी इंक्रीज़ होगी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारे कंपनी में ही काम करेंगे, लॉयल हो जाएंगे वो, और मोटिवेट फील करेंगे जब कंपनी उन लोगों को अपनी ओनरशिप प्रोवाइड करेगी। कैसे, शेयर्स इशू करके। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान।
अब देखते हैं हम प्रोसेस क्या होती है शेयर्स को इशू करने की। सबसे पहले हमें बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिएगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द इशू ऑफ शेयर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठेगी, उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स के लिए एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास ऑन किया जाएगा। अप्रूवल फ्रॉम सेबी, सेबी से अगर कंपनी हमारी लिस्टेड है तब ही अप्रूवल चाहिएगा हमें सेबी का। फॉर आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग एंड क्यूआईपीज। फाइलिंग विद आरओसी, आरओसी को फाइल करना होगा। कंपनी फाइल करेगी फॉर्म PAS3, हमेशा याद रखना है अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो हम आरओसी को कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, PAS3 फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये PAS3 जब भी फाइल किया जाता है जब हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बात करें। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब आईपीओ एफपीओ। ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन में क्या, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके इन्वेस्टर्स अप्लाई करेंगे शेयर के लिए कहाँ पर, यानी कि हम ओपन कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन किसके लिए, पब्लिक के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। नेक्स्ट क्या आता है, शेयर अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग। शेयर्स आर अलॉटेड टू इन्वेस्टर्स एंड लिस्टेड इफ पब्लिक। शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे किसको, इन्वेस्टर्स को, और लिस्टेड कर दिए जाएंगे अगर वो पब्लिक होंगे तभी। अब नेक्स्ट आते हैं हम पढ़ने इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स आर अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनी टू बोरो फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। यानी कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है टू बोरो फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ओके, अब मोड कौन कौन से होते हैं डिबेंचर्स इशुएंस के, एक तो पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स, सेम होता है आईपीओ की तरह जैसा अभी हमने शेयर्स में पढ़ा था। तो पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है, सिमिलर टू एन आईपीओ बट फॉर डिबेंचर्स, लेकिन ये होता है किसके लिए, डिबेंचर्स के लिए। कंपनीज रेज फंड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कंपनी क्या करेगी, जनरल पब्लिक से फंड रेज करेगी और इशू क्या करेगी, डिबेंचर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही डिबेंचर्स को हम अलॉट कर सकते हैं जनरल पब्लिक में। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह ही अलॉट किए जाते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स सच एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बैंक और HNIs। ये क्या होता है, फास्टर प्रोसेस विद लेस कॉम्प्लिकेशन। ये प्रोसेस जल्दी की जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते कंपेयर टू अ पब्लिक इशू। जब हम पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें, यानी कि पब्लिक कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है, और यहाँ अगर हम प्राइवेट आ जाए ना, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो किसकी बात होती है, प्राइवेट कंपनी के। प्राइवेट कंपनी में ना जब हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को हम इशू करते हैं डिबेंचर, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, विद लेस कॉम्प्लिकेशन कंपेयर टू पब्लिक इशू। यानी कि जितनी कॉम्प्लिकेशंस इस पॉइंट में होने वाली है ना, इतनी इस पॉइंट में कभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का क्या है, फुल्ली कन्वर्ट होते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। फुल्ली कन्वर्टेबल में क्या आता है कि एंटायर अमाउंट कन्वर्ट हो जाती है इक्विटी शेयर्स में विद अ फिक्स्ड प्राइस, विद अ फिक्स्ड पीरियड, विद इन ए फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। और पार्टली कन्वर्टेबल में क्या होता है, ए पार्ट ऑफ कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, कुछ अमाउंट शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी को हम रीपे कर देंगे एज अ डेट। इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एक्सप्लेन कर रखा है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एंड मस्ट बी रीपेड ऑन मैच्योरिटी। जैसे मैच्योरिटी का टाइम आ जाएगा हम उसे रीपे कर देंगे। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आर पॉपुलर अमंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑफर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड आर पॉपुलर अमंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो हम उनको एक अलग दूसरा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो नॉन कन्वर्टेबल बन जाते हैं। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होता है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स वही जो बैक्ड बाय कंपनी एसेट, यानी कि सिक्योर्ड कब होंगे, जब वो कंपनी के एसेट्स से सिक्योर्ड होंगे। अगर कंपनी डूब जाती है तो हमें क्या मिलेगा, कंपनी के एसेट से हम अपना लोन रीपे कर सकते हैं। और अनसिक्योर्ड क्या होता है, नो एसेट बैकिंग, कोई एसेट का, ओनली बेस्ड ऑन द कंपनीज क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि कंपनी के भरोसे बैठना होगा कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो पैसे मिल जाएंगे और अगर कंपनी डूब गई तो पैसे भी डूब जाएंगे। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस ऑफ इशूइंग डिबेंचर्स। सेम, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, अप्रूवल चाहिएगा हमें सेबी से, फाइल करना होगा हमें आरओसी को फॉर्म PAS4 और PAS5। जब हम इशू ऑफ शेयर्स की बात कर रहे थे तो हमने PAS3 फाइल किया था आरओसी को, लेकिन जब हम डिबेंचर्स की बात करेंगे तो PAS4 और PAS5 फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर्स।
ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टर्स अप्लाई फॉर डिबेंचर, इन्वेस्टर अप्लाई कर लेंगे। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स में क्या हो जाएगा, डिबेंचर्स इशू विद अ सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स इशू कर दिए जाएंगे सर्टिफिकेट के साथ, स्टेटिंग टर्म्स लाइक इंटरेस्ट रेट, यानी कि उस सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है, मैच्योरिटी पीरियड कब का है, और सिक्योरिटी कोई है या नहीं है। ये होती है हमारी प्रोसेस इशू करने की डिबेंचर्स को। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, प्रोस्पेक्टस इन कंपनी लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। ए प्रोस्पेक्टस इज़ ए फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इशू कराया जाता है कंपनी के द्वारा जब वो ऑफर करे शेयर्स और डिबेंचर्स टू द पब्लिक को। यानी कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना, प्रोस्पेक्टस एक पेपर मान लो, एक बुकलेट मान लो, उसको कुछ भी मान लो, जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, एक कंपनी इशू करती है, जब वो शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है ना, उससे पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है और उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब उस प्रोस्पेक्टस में होती है। कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कंपनी की वर्किंग क्या है, उस सब को लेकर प्रोस्पेक्टस इशू होता है। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी इशू करती है जब वो शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफर करती है पब्लिक को। इट कंटेन्स डिटेल क्या क्या, फाइनेंशियल, बिजनेस, लीगल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू हेल्प इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म डिसीजन, यानी कि जिससे जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है कंपनी में, उसके पास एक अच्छी इन्फॉर्म्ड डिसीजन और एक इन्फॉर्मेशन हो कंपनी को लेकर, उसकी फाइनेंस को लेकर, उसके बिजनेस को लेकर, उसकी लीगल इन्फॉर्मेशन हो, सब की सब किस में प्रोवाइड होती है, प्रोस्पेक्टस में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कि ट्रांसफ़र क्या होता है और ट्रांसमिशन क्या होता है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स देखते हैं, इसका मतलब क्या है, द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स रिफर्स टू द वॉलेंट्री ट्रांसफ़र। वॉलेंट्री मतलब अपने मन से, हम अपनी इच्छा से ट्रांसफ़र करते हैं ओनरशिप को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, यानी कि ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, हम वॉलेंट्री ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, कि हम एक बंदे से दूसरे बंदे को शेयर्स और डिबेंचर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ट्रांसफ़र मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफ़र। यहाँ पर क्या देखा है, ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर्स पढ़ते हैं। द प्रोसेस इज सिमिलर टू शेयर्स, सेम प्रोसेस होती है जैसे शेयर्स की होती है, बट डिबेंचर ट्रांसफर आर सिंपलर, यानी कि डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करना सिंपल होता है एज कम्पेयर टू द शेयर्स, एज दे डू नॉट रिक्वायर्ड बोर्ड अप्रूवल इन मोस्ट केसेस। ये बोर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं चाहते, ये बोर्ड का अप्रूवल इनके लिए ज़रूरी नहीं होता। डिबेंचर ट्रांसफ़र फॉर्म कौन सा होता है, SH4, जो कि यूज़ करा जाता है डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर होती है बेस्ड ऑन द ट्रांसफ़र वैल्यू, जितनी वैल्यू के हम डिबेंचर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है। अगर एक बार ये अप्रूव हो गया, द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज़ ट्रांसफर्ड। जब हम अप्रूव करा लेंगे कि हम डिबेंचर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो उसके बाद क्या होगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब डिबेंचर्स इशू होता है तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट आता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट, और जैसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे बंदे को, तो हमें वो डिबेंचर सर्टिफिकेट भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसफ़र तो हमने पढ़ लिया जो हम वॉलेंट्री ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन क्या होता है, जो हम वॉलेंट्री ट्रांसफ़र नहीं कर रहे लेकिन किसी अलग रीज़न की वजह से हमें वो करना पड़ रहा है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑकर व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है एक बंदे से दूसरे बंदे में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। हम वॉलेंट्री नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो रहा है, ड्यू टू डेथ, यानी कि डेथ हो गई किसी की, यानी कि जिसके पास डिबेंचर्स थे उसकी डेथ हो गई, तो उसके डिबेंचर्स उसके किसी रिलेटिव या रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इंसॉल्वेंसी आ गई तो डिबेंचर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इनहेरिटेंस आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी हो गया तो भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अनलाइक ट्रांसफ़र, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन ट्रांसफ़र होता है वॉलेंट्री, और ट्रांसमिशन होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू। इट इज़ नॉट वॉलेंट्री, क्लियर दे रखा है यहाँ पे, इट इज़ नॉट वॉलेंट्री। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, हमेशा क्या आएगा, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इज़ डन वॉलेंट्री और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज़ डन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर, देखो यहाँ क्या दे रखा है, लीगल प्रोविजंस क्या है, नो स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर्ड, कोई स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड नहीं होती। बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, हमेशा ना बस ये याद रखने वाली बात है, जब भी ट्रांसमिशन हो रहा है तो बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर ही होना है। क्लियर, तो हमने ट्रांसफ़र पढ़ लिया, ट्रांसमिशन पढ़ लिया, शेयर्स पढ़ लिए, डिबेंचर्स पढ़ लिया, उसके टाइप पढ़ लिए। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट होती है कंपनी लॉ की। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय।